निरंजन पोद्दार साहब हमारे साथ पॉलिटिकल एनालिस्ट मौजूद हैं और इसके साथ ही प्रोफेसर अमरीश सक्सेना पॉलिटिकल एनालिस्ट हमारे साथ मौजूद है। आप दोनों का इस्तकबाल है सलाम टीवी में। निरंजन पोद्दार साहब आपसे है, 42 सीटों पर जो मुकाबला है वो थोड़ा टफ हो सकता है, लेकिन बढ़त एनडीए को मिल रही है। एनडीए ने जहां 18 सीटें हासिल की थी 2019 में, अब एनडीए का ग्राफ बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। 42 सीटों में से 20 से 24 सीटें वेस्ट बंगाल में एनडीए हासिल करने जा रहा है इस एग्जिट पोल के मुताबिक, और टीएमसी को यहां 16 से 22 सीटें, इंडिया अलायंस को 1 सीट मिल सकती है। इसे कैसे देखते हैं आप? देखिए निश्चित रूप से जो एग्जिट पोल है उनका एक साइंटिफिक अपना तरीका है, लेकिन मेरा भी यही मानना है कि जो एग्जिट पोल होते हैं वो आपको दिशा तो दिखा सकते हैं, लेकिन वो नंबर्स और परिणाम के अंदर कितना परिवर्तित होते हैं ये तो जिस दिन चुनाव परिणाम आते हैं या जिस दिन ईवीएम खुलती है उसी दिन पता चलता है। लेकिन हाँ, जनता का मूड किस तरफ था, और या यूं कहें कि जो परिणामों के संकेत क्या है ये एग्जिट पोल के अंदर बताए, मतलब एक प्रतिबिंब इसका नजर आ सकता है। लेकिन यहाँ पे आपको ये चीज भी देखनी पड़ेगी कि जिस तरीके से पश्चिम बंगाल की हम बात करें तो निश्चित रूप से जिस तरीके से आपने देखा होगा कि भारतीय जनता पार्टी ने, जो अगर आप पश्चिम बंगाल को 3 भागों में बांटते हैं तो उन 3 भागों में से जो नॉर्थ बंगाल और जंगल महल, वहां भारतीय जनता पार्टी पहले, जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि 2019 के चुनाव के अंदर नॉर्थ बंगाल और जंगल महल के अंदर अपनी उपस्थिति दर्ज करवा दी थी और नॉर्थ बंगाल में अपना सिक्का और अपना गढ़ बना लिया था। और इस बार जो साउथ बंगाल कहे या ग्रेटर कोलकाता, जो ममता बनर्जी का, या यूं कहें कि पश्चिम बंगाल के अंदर एक जो भद्र लोग जो माने जाते हैं उनका जो गढ़ है, जिसके अंदर तमाम जो सारी सीटें आती हैं साउथ बंगाल के अंदर, चाहे उसके अंदर आप बसीरहाट ले लीजिए, आप जादवपुर ले लीजिए, आप जयनगर ले लीजिए, आप दमदम ले लीजिए, इस तरीके की जो सीटें हैं जहां पे अभी तक ममता बनर्जी के दुर्ग को कोई हिला नहीं पाया था। और लेकिन और उसके अंदर भी वहां पे आप देखेंगे कि लगभग समझ लीजिए, मैं अगर 10-12 सीटों की बात करूं तो वहां जो टीएमसी का जीत का मार्जिन था 2019 के अंदर वो 3 लाख वोटों से ऊपर था। किसी सीट पे तो 4.5 लाख 4 लाख तक भी जीत का मार्जिन गया है। तो उन सीटों के ऊपर अगर भारतीय जनता पार्टी की बात करें या नरेंद्र मोदी जी के या भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व की बात करें, जितना परिश्रम और जितना पसीना इन्होंने बहाया है, और आपने देखा होगा कि केवल पश्चिम बंगाल के अंदर नरेंद्र मोदी जी ने लगभग आप ये समझ लीजिए 30 से 32 रैलियां और रोड शो वहां पे कंडक्ट किए। और तो मगरबी बंगाल को लेकर काफी बीजेपी ने मेहनत भी की। निरंजन पोद्दार साहब, मेरा सवाल आपसे है, तेलंगाना में सिचुएशन काफी बदली हुई नजर आ रही है। बीजेपी को, एनडीए को फायदा हो रहा है 4 सीट से। अब इनका जो ग्राफ है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तेलंगाना में एनडीए को 4 से 6 सीटें मिलती हुई नजर आ रही है एग्जिट पोल के मुताबिक। लेकिन सबसे बड़ा दल अभी भी यहां हम देखें तो इंडिया अलायंस है। इंडिया अलायंस की सरकार भी है, 10 से 14 सीटें इनके खाते में जा रही है। देखिए सबनम जी, निश्चित रूप से जिस तरीके से तेलंगाना के अंदर 2019 की बात करेंगे तो आप देखेंगे बीआरएस वहां पे एक बहुत बड़ा स्टेक होल्डर था, लेकिन 2023 के विधानसभा चुनावों के अंदर बीआरएस कहीं ना कहीं वहां हारने के बाद में नेपथ्य में चला गया। और अब ये जो चुनाव हुआ है, इस चुनाव को आप देखेंगे तो ये केवल और केवल कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच में वहां पे चुनाव हुआ। और इसके अंदर जब बीआरएस नेपथ्य में चला गया तो जो बीआरएस का वोट बैंक था उसके अंदर कितना वोट बैंक भारतीय जनता पार्टी की तरफ शिफ्ट हुआ और कितना वोट कांग्रेस की तरफ गया, ये तो चुनाव परिणाम आने के बाद में पता चलेगा। लेकिन जो हमारा अनुमान है या आपका एग्जिट पोल भी जिस तरीके से दिखा रहा है, या यूं कहें कि 2023 के विधानसभा चुनावों की भी बात करेंगे तो आपको एक चीज जरूर नजर आएगी, और वो ये है कि जो 2018 के विधानसभा चुनावों के अंदर भारतीय जनता पार्टी को 7% वोट मिला था, 2023 के विधानसभा चुनावों में भारतीय जनता पार्टी को 14% वोट मिला था। और उसके अंदर भी जो उनकी जो सीट थी वो 1 से बढ़कर के सीधी 8 सीटों पर पहुंच गई। और लोकसभा चुनाव की बात करें तो जनता पार्टी के पास 2019 के अंदर 4 सीटें थी, और इस बार अगर भारतीय जनता पार्टी आपके एग्जिट पोल के मुताबिक 6 या 7 सीटें लेकर के आती है तो ये मेरे हिसाब से उनके लिए, तेलंगाना के लिहाज से उनको काफी ये सुखद और उनके सुखद अनुभूति देने वाली चीज लगेगी। लेकिन अभी निश्चित रूप से इस चीज के अंदर आप ये भी मान के चलिए कि थोड़ा सा जहां पे कोई पार्टी समझ लीजिए कोई पार्टी बैठी है जो अभी तक मुख्य धारा की पार्टी थी, मैं बात कर रहा हूं बीआरएस की, और उस बीआरएस का जो वोट बैंक है वो
किसकी तरफ ज्यादा डाइवर्ट हुआ, इस चीज के ऊपर बहुत बड़ा निर्भर होता है। और एग्जिट पोल जो होते हैं वो मेरे हिसाब से इस चीज को पकड़ने में कितना सक्षम है या कितना नहीं है, ये भी चीज अभी देखने सबसे बड़ा सैंपल साइज से क्या है यहाँ जी न्यूज ने। निरंजन पोद्दार साहब, मेरा सवाल आपसे है, क्लीन स्वीप करने वाली बीजेपी कल तक इस एग्जिट पोल में फेल होती हुई नजर आ रही है। एनडीए इत्तेहाद को यहां 2 से सिर्फ 4 सीटें मिलने जा रही हैं दिल्ली में, और इसके साथ ही इंडिया इत्तेहाद को 3 से 5 सीटें मिलने जा रही हैं। यानी कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का जो अलायंस था दिल्ली में काम करता हुआ नजर आ रहा है। ये एग्जिट पोल इस तरफ इशारा कर रहा है। क्या मुद्दे ऐसे रहे होंगे जो कि दिल्ली की जनता ने एनडीए को नकारा होगा? देखिए शबनम जी, सबसे पहली बात तो ये है कि अभी इसके अंदर ये भी एक मेरे हिसाब से बाइफरकेशन होना चाहिए कि जो 2 या 3 सीटें जो इंडिया अलायंस को जो दी जा रही हैं वो कौन कौन सी वाली सीट है। क्योंकि जिस तरीके से दिल्ली के अंदर 7 सीटें हैं, अब 7 सीटों के अंदर कौन सी सीट भारतीय जनता पार्टी को अलायंस एग्जिट पोल दे रहा है और कौन सी सीट को भारतीय जनता पार्टी हरा रहा है, तो उस हिसाब से भी एक चीज का अनुमान लगाया जा सकता है। अगर मान लीजिए हम बात करें कि अगर ये चीज पता चलती है कि भाई नॉर्थ ईस्ट की सीट भारतीय जनता पार्टी हार रही है, तो फिर इसका मतलब ये है कि वहां कैंडिडेट से एंटी इनकम्बेंसी होगी, कन्हैया कुमार के प्रति लोगों का ज्यादा झुकाव होगा, ये माना जाएगा। और अगर मान लीजिए वो ही नई दिल्ली सीट के बारे में अगर परिणाम अगर हम मान के चले कि अगर उसकी जगह नई दिल्ली सीट को कर दिया जाए, तो ये पता चलेगा कि भाई जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने वहां कैंडिडेट बदल करके और वहां पे बांसुरी स्वराज को वहां पे उम्मीदवार बनाया, तो कहीं ना कहीं वो जनता से जुड़ नहीं पाई। तो अब इसके अंदर क्या फैक्टर काम किया होगा, नहीं किया होगा, ये तो तब पता चलता है कि तब पता विशेष रूप से चल पाए कि जब अगर हमें ये पता चले कि कौन सी सीट भारतीय जनता पार्टी से। लेकिन एक चीज आप गौर करेंगे कि बीजेपी ने दिल्ली के अंदर अपने 7 सीटों पर से 6 सीटों पर उम्मीदवार बदल दिए, यानी कि उन्हें रिपीट नहीं किया। सिर्फ नॉर्थ ईस्ट एक ऐसी सीट है जहां से मनोज तिवारी को उतारा गया, एक बार फिर से उन्हें तीसरी मर्तबा कैंडिडेट बनाया गया सिर्फ एक सीट पर। अगर ये सीट भी बीजेपी के पास से जाती है, जैसा कि आप आकलन कर रहे हैं कन्हैया कुमार को लेकर, तो ये तो और भी ज्यादा फजीहत होगी कि इकलौता उम्मीदवार जो कि तीसरी मर्तबा भरोसे के लिए उतारा गया, वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने खुद उसके लिए एक बड़ी तशहीर की, अगर वो हार जाते हैं तो ये करारा एक कह सकते हैं कि बीजेपी के लिए करारा जवाब होगा इंडिया अलायंस की तरफ से। निश्चित रूप से देखिए शबनम जी, इस चीज में तो कोई इनकार नहीं कि अगर दो बार का सांसद मनोज तिवारी वहां से रिपीट किए जाती हैं और उसके बाद में भी अगर वो टिकट वो चुनाव हारते हैं, तो निश्चित रूप से उस चीज की एक समझ लीजिए उसका विश्लेषण होगा, उसके ऊपर चर्चाएं होंगी और उसकी आलोचनाएं भी होंगी। लेकिन यहाँ पे ये चीज देखने वाली है कि आपका एग्जिट पोल जो है वो कौन सी सीट को हरवा रहा है और कौन सी सीट को जितवा रहा है। रही बात यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट की बात करूं तो मेरा ये मानना है कि जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने 6 प्रत्याशी बदले और 1 प्रत्याशी को रिपीट किया, तो शबनम जी बड़ी नजदीकी से भारतीय जनता पार्टी का जो उम्मीदवारों का जो सिलेक्शन का तरीका है उसको बड़ी बारीकी से देखा, और मेरे हिसाब से इतना जबरदस्त मैकेनिज्म किसी भी पार्टी के पास आज की तारीख में मुझे नजर नहीं आता। और वो ये है कि भारतीय जनता पार्टी के 3-3 सर्वे होते हैं, 3-3 सर्वे के अंदर 2-2, 3-3 लोगों की लिस्ट में नाम आते हैं और उनमें से एक लिस्ट यानी कि उनमें से एक छांटा जाता है। एक सर्वे करवाता है, वो करवाता है भारतीय जनता पार्टी का जो संगठन में जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है वो संगठन से सर्वे करवाता है। एक सर्वे आरएसएस का जो इनका जो संगठन मंत्री है वो आरएसएस कैडर से करवा के मंगवाता है, और एक सर्वे जो होता है वो नमो ऐप और सोशल मीडिया के माध्यम से करवाया जाता है। इस तरीके से 3 सर्वे के बाद में एक, तो उस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को कहीं ना कहीं लगा होगा कि मनोज तिवारी दोबारा से चुनाव निकालने की स्थिति में है, तो ही उनको रिपीट किया होगा। और अगर वो चुनाव हारते हैं। निरंजन पोद्दार साहब, आपसे तो यहाँ जो सर्वे निकलकर सामने आया 13 सीटों पर घमासान इसलिए नजर आ रहा है, इन सब के बीच में एनडीए को बढ़त मिल रही है, लेकिन नुकसान बहुत ज्यादा आम आदमी पार्टी और कांग्रेस को भी नहीं हो रहा है। पंजाब में एनडीए को 5 से 7 सीटें मिल सकती है, जो कि बढ़त है एनडीए के लिए यहाँ, क्योंकि पंजाब की जो जमीन हम देखते हैं, जो सियासी जमीन हम देखते हैं, वो बीजेपी के लिए बहुत ज्यादा उपजाऊ नहीं रही है। दूसरी तरफ अगर कांग्रेस को देखें तो कांग्रेस को 3 से 5 सीटें मिल सकती है। यहाँ अलायंस में इन दोनों ने चुनाव नहीं लड़ा है, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने, और आम आदमी पार्टी को 2 से 4 सीटें मिलती हुई नजर आ रही है। इस पर आपका एनालिसिस क्या कहता है? सबनम जी देखिए, निश्चित रूप से जो पंजाब का आपका एग्जिट पोल है वो कहीं ना कहीं एक मेरे हिसाब से चौंकाने वाला है, या यूं कहें कि इसके ऊपर थोड़ा सा आश्चर्य होता है। वो इसलिए मैं कह रहा हूं
कि पहले भी भारतीय जनता पार्टी का वहां पे कोई बहुत बड़ा संगठन भी नहीं है, भारतीय जनता पार्टी के पास वहां पे कोई डायनेमिक नेतृत्व भी नहीं है, मैं प्रदेश की बात कर रहा हूं। और उसके बाद में जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि लगातार पिछले 3-4 वर्षों से वहां पे किसान आंदोलन का मुद्दा, और उसके अंदर भी प्रमुखता से जो पंजाब के किसानों का जो मुद्दा है, और उसके अंदर आपको ये चीज भी देखनी पड़ेगी कि ऐसा नहीं है कि वो मुद्दा 2021 में शुरू हुआ था और 2022 से पहले 2020 में शुरू हुआ था और 2022 से पहले खत्म हो चुका था, ऐसा नहीं है। क्योंकि आज भी आप देखेंगे तो संगू बॉर्डर के ऊपर बहुत सारे किसान अभी भी धरनारत हैं, वहां पे अभी भी प्रदर्शन कर रहे हैं। और उसकी कहीं ना कहीं जो वो जिस क्षेत्र से आते हैं, अगर मान लीजिए वहां पे जिन गांवों से वो आ रहे हैं, उन गांवों के अंदर अगर भारतीय जनता पार्टी को वोट पड़ता है तो बड़ा आश्चर्यचकित करने वाला ये मेरे हिसाब से परिणाम होगा। लेकिन मेरा ये मानना है कि अगर, और सबसे बड़ा एक आश्चर्यचकित करने वाला ये एग्जिट पोल इसलिए भी है पंजाब के मुतालिक मैं बोल रहा हूं कि आप कह रहे हैं कि वहां पे आम आदमी पार्टी एनडीए से नीचे जा रही है, तो ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा मेरे को डाइजेस्ट करने में थोड़ा सा बट आम आदमी पार्टी के लिए तो लोकसभा चुनाव के लिए ये पहला मौका है जहां इतनी ज्यादा उसको सीटें दिखाई जा रही हैं, क्योंकि आम आदमी पार्टी ने भले ही असेंबली में सरकार बनाई है, लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का हमारे साथ बातचीत करने के लिए, अपना कीमती वक्त देने के लिए।